Hello class 8, how are you guys? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discuss on the chapter number 18. This is your last chapter of your science book, okay? So where we have discussed the pollution, air and water, each thing such as how to polluted all these things such as the air and water, how to prevent, what is the causes and which kinds of the diseases are responsible, okay, which kinds of the diseases are coming after drinking the polluted water. Okay, so all these things we would include or we would involve in our today session. So without any wait, let's look. You can join this is our official YouTube channel PK25NG, okay, and get subscribed. Now second one, that is our website. Here also you can join. And now let's look this concept, okay, that is a 2 science PPT, pollution of air and water. So without any way देखते हैं. जो भी किसी तरीके से कोई डाउट रहे इस सेशन पे तो आप जो है कमेंट जरूर करना, ठीक है. चलिए, सो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर देखते हैं. So first we would need to understand what actually the pollution and what is says that the air pollution and what is a water pollution. Okay, so first of all we would go and discuss on the intro part, that is the what's actually the pollution. Okay, that means the presence of unusually high concentration of harmful or the poisonous substance in the environment is called the pollution. That means यदि हम किसी प्रेजेंस को शो करें अनयूजली, मतलब जो हमारे यूज़ के ना हो, ऐसे चीज़ों का हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे हायर कंसंट्रेशन आ जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांटों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंट हो, ओके, और एनवायरनमेंट को बहुत बैडली तरीके से धो के रख दे, तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं उस प्रोसेस को ही अपन लोग पॉल्यूशन कहते हैं. सो ओके, सो व्हाट वी कैन राइट ऑन द डेफिनेशन, द प्रेजेंस ऑफ द अनयूजुअली हाई कंसंट्रेशन of harmful or poisonous, okay, in the poisonous substance in the environment called the pollution. Okay, now the next, pollution contaminate the air, water with the poisonous substance and makes them impure to such a extent that they become harmful for the human being. That means ऐसे ही पॉल्यूशन कंटेनमेंट जो है यदि हमारे एयर में मिल जाए, हमारे एटमॉस्फेयर पे आके मिल जाए, ओके, जो हमें अनवांटेड चीज़ें हों, ओके, और हो सकता है हमारे वाटर बॉडी के साथ में मिल जाए, जिसको अपन लोग पानी पीते हैं उसके साथ में आकर के मिल जाए, नदी नालों में आकर के मिल जाए, इसकी प्रेजेंस से क्या होंगे, जो पॉल्यूशन है, जो डर्टी थिंग्स है, वह बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और हार्मफुल होता है. ऐसे सब्सटेंस ये एंड मेक देम आ एम्प्योर, वो हमारे साफ पानी को एम्प्योर कर देंगे, वाटर को, जो एयर है आपका एटमॉस्फेयर, उसको एम्प्योर कर देंगे, ओके, टू सच अ एक्सटेंट दैट दे बिकम अ हार्मफुल द ह्यूमन बीइंग. और ऐसे ही लगातार अनवांटेड और अनयूजुअल थिंग्स का हमारे एयर के साथ में, हमारे वाटर बॉडी के साथ में मिलने की जो प्रोसेस है, ओके, जिससे ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा बिकम अ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है. अदर एनिमल्स के लिए भी, प्लांट एज वेल एज द टू नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं. पॉल्यूशन आर द 3 टाइप, पॉल्यूशन के 3 अलग अलग प्रकार हैं. वो कौन कौन से हैं, दैट इज अ सॉलिड पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, जो सॉलिड फॉर्म पे रहते हैं. सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन पे आपके आ जाएंगे हॉस्पिटल से निकलने वाले सुई, इंजेक्शन, दवाइयों के रैपर, ओके, और दवाइयों के रैपर हो गए, और प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गए, ओके, तो ये सब कहला जाते हैं आपके कौन से, सॉलिड प्रोडक्ट कहला जाते हैं, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट पॉल्यूशन कहला जाते हैं. वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है when the unwanted thing or unusual substance are mixed in the water body is it's become dirty nature of the water body, okay, and this process is known as the water pollution. Okay, that means कि जो पानी है जिसको हम पीते हैं, जिसको नहाने के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं, नदी नाले के पानी है, उनमें किसी अनवांटेड चीज़ों का आकर के मिक्स हो जाना, जैसे कि प्लास्टिक हो, जैसे कि डेथ बॉडी हो एनिमल का, प्लांट का, ओके, और जो पूरे शहर
शहर का कूड़ा कचरा हो, वो सब आकर के यदि हम किसी पर्टिकुलर नदी नाले में आकर के मिलते हैं या फिर सही तरीके से जो हम पानी पीते हैं उनमें सब में आकर के ये मिलते हैं, तो इस तरीके के जो कंटेमिनेशन होती हैं, इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं, उसको हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। एयर पोल्यूशन के लिए जो है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। जिस तरीके से आप देख सकते हो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं आपके एनवायरनमेंट पे चले जाते हैं और एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा कॉज करते हैं, पॉल्यूटेंट करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। और इसमें वन ऑफ देम दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड का देखने को आप लोगों को मिलता है। वहाँ पूरा दिन स्मोक छाया रहता है पूरे एनवायरनमेंट पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉल्यूशन व्हाट डज इट लुक लाइक। जो पॉल्यूशन है वह एक्चुअली में दिखता कैसे है। ओके, इसको अपन लोग देखते हैं, पॉल्यूशन व्हाट एक्चुअली द लुक लाइक। ओके, तो पॉल्यूशन दिखता कैसे है, तो आप देख सकते हो कि एयर पॉल्यूशन के लिए ऐसे रिस्पॉन्सिबल है कपड़े बनाने वाले फैक्ट्रियों में, कंप्यूटर बनाने वाले फैक्ट्रियों में, गाड़ी बनाने वाले फैक्ट्रियों में और ना जाने कितने सारे फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वह आपके एनवायरनमेंट में जाकर के मिक्स हो जाती है और एयर पॉल्यूशन को ट्रिगर आउट करती है। ओके, और ये देख सकते हो वाटर बॉडी के साथ में इन अलग अलग अदर सब्सटेंसों का अनयूजुअल और अनवांटेड चीज़ों का मिक्स हो जाना। ओके, ये कहला जाएगा वाटर और सॉलिड प्रोडक्ट में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पॉल्यूशन आपको दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। और एयर पॉल्यूशन पे वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे ये अलग अलग तरीके के चीज़ों को डिसाइड करते हैं या अनवांटेड चीज़ें जो स्प्रीड होती हैं पब्लिक के बीच में उनको पैदा करते हैं और किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, इसके बारे में हम अपन लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस। अपन लोग जानते हैं बच्चों कि जो एयर है आपका मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं। ओके, यदि हम अर्थ को पूरा इस तरीके से सराउंडेड कर दें तो सराउंडेड में आपके जो आप गैस वाला हिस्सा है, तो गैस भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से गैस का बना हुआ एक लेयर है। एनवायरनमेंट गैस से बना हुआ एक लेयर है जिसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। द टू मेन गैस आर प्रेजेंट इन द एयर इज द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यदि हम बात करें कि जो दो फेमस गैस हैं आपके एनवायरनमेंट में, फर्स्ट इट इज़ द नाइट्रोजन और दूसरा आपका ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है आपके एनवायरनमेंट में 78% के साथ में सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। ऑफ द वेयर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है बच्चों वह आपका 21% है आपके जो एयर में प्रेजेंट है। और बाकी के जो बचे हुए हैं वो 0.1% हिस्सा जो है अलग जो गैसेस होते हैं उस तौर पर हैं, कुछ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑर्गन, ओके, एंड अदर गैसेस आपके मिले हुए हैं किसमें, आपके एटमॉस्फेयर पे। सो अपन लोग एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू द नॉर्मल constituent pollution air many also contains some harmful gases such as the carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, dust and smoke as well। ओके, तो यहाँ ये बोला गया है कि इस तरीके से जो हमारी एटमॉस्फेयर है वह नॉर्मल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा थी उसमें और बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ये दोनों पाए जाते थे। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस तरीके से बदल रहा है, तो वह बहुत सारे और नए गैसों को रिलीज़ करता है। उन गैसों में आपका शामिल है बच्चों जैसे कि आप हार्मफुल गैसेस से जो रिलीज होते हैं ऑटोमोबाइल्स के द्वारा, दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको अपन लोग CO से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको अपन लोग SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ना जाने और डस्ट, साथ में डस्ट और स्मोक, ये भी आप ये सारे जो है पॉल्यूटेंट गैस हैं। और ये जब कभी भी हमारे एनवायरनमेंट में आकर के मिलते हैं तो एनवायरनमेंट को में जो प्रेजेंस एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को ये क्या करते हैं बेटा, पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं, पॉल्यूशन के लेवल को एनवायरनमेंट में इंक्रीज करते हैं। ओके, आगे देखेंगे अपन लोग पॉल्यूशन के लेवल को। यदि ये गैसेस इंक्रीज करती हैं तो 2-3 चीज़ें इसमें और शामिल करने योग्य है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कि आप CFC के नाम से भी जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके ये देख सकते हो कंपोजिशन ऑफ एयर, दैट मीन्स जो आपका पूरा घोल 100% एयर की क्वांटिटी करें, 100% एयर की क्वांटिटी करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, 78% के साथ में नाइट्रोजन आपका फर्स्ट रैंकिंग रखता है पूरे एटमॉस्फेयर पे, सबसे ज़्यादा है। और दूसरा 21% के साथ में आपका ऑक्सीजन सेकेंड रैंकिंग रखता है बच्चों, और 1% हिस्सा पे जो है पूरा अदर गैसेस आपके शामिल है, अदर गैसेस शामिल है। ओके ये देख सकते हो जो ग्रीन कलर का पूरे इसमें दिखाया गया है उसको हम नाइट्रोजन बोलेंगे, ये कलर का दिखाया गया है डार्क रेड, इसको हम लोग ऑक्सीजन बोलेंगे, और जो आपका येलो कलर का दिखाई दे गया उसमें अदर गैसेस इसमें शामिल हैं। तो आपसे नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी किस गैस की है, तो उसमें आप डायरेक्टली लिखते हो नाइट्रोजन की, और सेकेंड क्वांटिटी तो आप बोलोगे ऑक्सीजन की। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। ओके एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन किस तरीके से फैलता है उसकी बात करेंगे, देखते हैं। द एयर ओवर लार्ज सिटी इन द कंटेमिनेटेड विद द हार्मफुल गैसेस लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट एक्सेट्रा। तो आप देखे होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े सिटी हैं जहां बहुत ही ज़्यादा में ऑटोमोबाइल्स जो है संचालित होती हैं, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम संचालित होते हैं, तो उनसे बहुत सारे अनवांटेड गैसें भी रिलीज होती हैं। उन गैसों में आपके शामिल है सल्फर डाइऑक्साइड, ओके सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके स्मोक और डस्ट, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद द हार्मफुल गैसेस, ओके तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें इन हार्मफुल गैसों का मिक्स हो जाना, इन स्मोक का मिक्स हो जाना, इन डस्ट का मिक्स हो जाना ही आपका क्या कहलाता है आपका बच्चों, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। जो ये है एयर पॉल्यूशन कहलाता है। ओके द सब्सटेंस whose presence in the air makes it impure or the contaminated is called the air pollution। और ऐसे ही भी बोल सकते हो आप लोग कि these substance या the substance, वो सारे substance whose presence in the air, जो एयर में आकर के यदि मिक्स हो जाएं, ओके और मिक्स होने के बाद जो है हमारी एटमॉस्फेयर को इम्प्योर कर दें, तो इस तरीके के कंटेमिनेशन को अपन लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। आगे बात करेंगे द मेजर पॉल्यूटेंट विच कॉज एयर पॉल्यूशन आर द सल्फर डाइऑक्साइड। और सबसे ज़्यादा यदि किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर पॉल्यूशन को ट्रिगर आउट करने के लिए तो वह आपका कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल। और कुछ तो ऐसे भी हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब वही होते हैं कि ये एयर के साथ में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, ये सस्पेंडेड पार्टिकल रह जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपके एनवायरनमेंट को, आपके एटमॉस्फेयर को करते हैं। तो ये देखिए दैट इज़ द इंडस्ट्री एरिया। इंडस्ट्री एरिया में किस तरीके से गैस हर दिन कितनी हाई क्वांटिटी में रिलीज होती रहती है। ओके तो ये सारे गैसेस जब आपके एटमॉस्फेयर पे आकर के मिलती हैं और एयर पॉल्यूशन को ट्रिगर आउट करती हैं। आगे देखिए कॉसेस ऑफ द एयर पॉल्यूशन, कैसे और क्यों कैसे हो रहा है एयर पॉल्यूशन और उसकी वजह क्यों हो रही है एयर पॉल्यूशन। तो देखिए अ क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द एक्सहॉस्ट ऑफ अ व्हीकल। ओके तो अ क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द एक्सहॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो यहाँ बोला गया है कि जो क्लाउड है स्मोक का वह किसकी वजह से है, बहुत ज़्यादा वाहनों के चलने की वजह से, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के चलने की वजह से जो है पूरा आपका बादल स्मोक से भरने लगा है। ओके इसकी वजह से कॉज होता है। दूसरा क्या है, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री चिमनी। और फैक्ट्री चिमनी के बारे में मैंने आपको दिखाया था, इसको बोलते हैं बच्चों फैक्ट्री चिमनी को। तो जो सारा स्मोक जो रिलीज होता है फैक्ट्री चिमनी के द्वारा, उसकी वजह से भी आपके एयर पोल्यूशन को ट्रिगर आउट मिलती है। तीसरा क्या है, एरप्शन ऑफ द वॉल्क्यूनो, दैट मीन्स वॉल्क्यूनो का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना। वॉल्क्यूनो जगह जगह जमीन से जो है बहुत बड़ा लावा का, मॉल्टन मेग्मा का पूरी चट्टानें ऊपर आ जाती हैं और वो लगातार जलती रहती है और उसमें से लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द स्मोक रिलीज होता रहता है। तो उसकी वजह से भी आपका एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है, एयर पोल्यूशन ट्रिगर आउट होता है। नीचे क्या है, सिगरेट स्मोक की वजह से भी, सिगरेट स्मोक की वजह से भी आपका एयर पोल्यूशन में इम्प्योरिटीज मिलती हैं। और बर्निंग लीफ, पत्तियों के जलने से, सीधे सीधे बड़े बड़े फॉरेस्टों में आग लग जाने से। जैसे कि आपको कभी थोड़ा अभी पता होगा कि कुछ साल पहले, दैट मीन्स एक या 1.5 साल पहले आपके ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़ा जंगल जिसको विक्टोरिया फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है आई थिंक, तो वहाँ आग लगी थी और करीब 3 करोड़ से भी ज़्यादा, क्या बोल रहा हूँ, 3 करोड़ से भी ज़्यादा क्या जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी डेथ हो गई थी बच्चों।
3 करोड़ ऑर्गेनिज्म से भी ज़्यादा उनकी डेथ हो गई थी। ओके, और 3 करोड़ उनसे ज़्यादा भी उनकी डेथ हो गई थी। साथ में बहुत सारे प्लांट जल गए थे और इन प्लांटों की जलने की वजह से लॉट्स ऑफ अमाउंट में लॉट्स ऑफ अमाउंट पे स्मोक रिलीज हुआ था। ओके, जो पूरी वहाँ के एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से ढक देती है, किससे? स्मोक से। तो बर्निंग ऑफ द लीफ इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिगर आउट ऑफ एयर पोल्यूशन। वाई, क्यों हो रहा है एयर पोल्यूशन, उसकी वजह क्यों है? तो इसमें आप लिखोगे इंक्रीजिंग द ट्रैफिक, मतलब लगातार ट्रैफिक का बढ़ना। बड़े बड़े शहरों में तो आपने देखा होगा घंटों तक लगे रहते हैं ट्रैफिक। कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल छपे थे जिसमें बताया गया था कि चाइना में सबसे बड़ा दुनिया का अभी तक का एक ट्रैफिक जाम हुआ था, जो करीब करीब 16 किलोमीटर के आसपास का ट्रैफिक जाम हुआ था। उसमें से ज़्यादातर गाड़ियों के इंजन स्टार्ट रहते हैं और वो लगातार स्मोक को रिलीज करते रहते हैं। तो इस तरीके की भी समस्या क्या करती है? एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है या एयर पोल्यूशन के लेवल पर बढ़ोतरी करती है। ग्रोइंग द सिटी, लगातार शहरों का बढ़ना, लगातार शहरीकरण का होना। ओके, सिटिलाइजेशन का बढ़ना, लगातार जो शहर हैं वह अपने एरिया में बढ़ोतरी कर रहे हैं। गाँव के लोग उठ के माइग्रेट कर रहे हैं और शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, शहर में रहने के शौकीन हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। क्या नेक्स्ट क्या है? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लगातार बढ़ाने के लिए जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि मेट्रो सिस्टम के लिए पेड़ों को काटने के लिए तैयार है, रेलवे सिस्टम के लिए पूरे जंगल उखाड़ने को तैयार है। बॉक्साइट और मिनरल्स की प्रेजेंस यदि पता चल जाए सरकार को तो पूरे जंगलों को जला के, पूरे पेड़ों को उखाड़ के वहाँ से वो मिनरल्स निकाल ले। तो उसके लिए भी यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है तो आपके गवर्नमेंट है। दैट मीन्स रैपिड इकोनॉमी डेवलपमेंट भी आपका एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा है रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपका की वजह से भी जो है एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियों का लगातार डेवलपमेंट होना, लगातार इस्टेब्लिश होना। ओके, तो ना जाने इंडिया में कितने सारे फैक्ट्री होंगे, उद्योग होंगे जो हर दिन कितने लॉट्स ऑफ अमाउंट में स्मोक को रिलीज करते, तो क्यों ना हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? अपैथेटिक पीपल की वजह से भी आपके एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, ये देख सकते हो सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन का सोर्स कहाँ है और किस तरीके से निकलता है। तो आपने देखा चिमनी, फैक्ट्री चिमनी के द्वारा ये पूरा स्मोक निकलता है, तो एक सोर्स तो ये हो गया। दूसरा सोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोगों को देख लीजिए। तो ये 2 अलग अलग सोर्स थे जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है ट्रिगर आउट होता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हो जाता है और हम अनएम्प्योर मतलब जो प्योर नहीं है ऐसे गैसों को इन द प्लेस ऑफ द ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं और बॉडी के अंदर करते हैं, तो हमें बहुत सारे नुकसान झेलने को पड़ते हैं। क्यों? यदि हम बेटा अपन लोग साइंस में ये पढ़ते हैं कि जो अपन लोग इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, वह ऑक्सीजन गैस होता है और जो रिलीज करते हैं वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। लेकिन इनहेल करते हैं तो इस बात का कहीं भी ये प्रूफ नहीं लिखा गया, एविडेंस नहीं मिलता कि अपन लोग 100% ऑक्सीजन गैस ही इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपन लोग इनहेल करते हैं तो उसमें मिक्सिंग ऑफ द गैसेस रहते हैं ऑक्सीजन के साथ, और भी अलग अलग तरीके के गैसेस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सारा हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारे बॉडी के बहुत सारे डिसीज़ों के ट्रिगर आउट करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, हेल्थ समस्याएं आती हैं, अस्थमा जैसे डिसीज आता है, लंग्स कैंसर की समस्याएं बनती हैं और लंग्स रिलेटेड डिसीज के लिए भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और दूसरा क्या पॉइंट है आपका? डैमेज टू द एनवायरनमेंट। दैट मीन्स यदि एयर पोल्यूशन इसी तरीके से बढ़ता गया तो हमारे एनवायरनमेंट धीरे धीरे करके तबाह होती जाएंगी। ओके, तीसरा क्या है? दैट इज द टाइनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, तो थिनिंग का मतलब होता है पतला करना। जो ये सारे
पॉल्यूटेंट है, जो एयर पोल्यूशन के सब्सटेंस हैं सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जितने भी ये पॉल्यूटेंटेड गैसेस हैं ये इनकी जो डेंसिटी है वह लो होती है और ये ऊपर चली जाती है। और आपको पता है कि ऊपर हमसे मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर एक लेयर है जिसको अपन लोग ओजोन लेयर कहते हैं, वो ऑक्साइड से मिलकर के बनी हुई है। तो ये सारे गैसेस उस लेयर को धीरे धीरे करके पतला कर रही हैं। पतला कर रही हैं से क्या होगा, जो सन से आने वाले अनवांटेड रेसेस रहते हैं जिसमें शामिल है आपके अल्ट्रावायलेट, दैट मीन्स यूवी रेसेस, इंफ्रा रेसेस, ये बहुत हार्मफुल रेसेस है। यदि ये उस लेयर को पास आउट करके ज़मीन पे आ जाते हैं तो ऐसे केसेस पर जो ज़मीन पे रहने वाले, अर्थ पे रहने वाले जो एनिमल हैं ओके, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और उनको स्किन डिसीज़ और कैंसर और ना जाने कितने डिसीज़ का सामना करना पड़ता है। तो जो हमारा ओजोन लेयर है वह परफेक्ट तरीके से काम करता रहे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, तो हमें ज़रूरत ये है कि हम एयर पोल्यूशन जितना हो सके कम करें उसके लेवल को। लेकिन आप देख रहे हो हर दिन नई नई चीज़ों की बढ़ोतरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का होना, ये सारा रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे एटमॉस्फेयर पे लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो थिनिंग हो रही है आपका प्रोटेक्टिव लेयर, जो ओजोन आपका एटमॉस्फेयर है वो। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द लीडिंग द क्लाइमेट चेंजिंग। ओके, और साथ में एयर पोल्यूशन जो है क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखिए यहाँ क्या दिया गया है, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को थिनिंग करने की प्रोसेस दिखाई गई है और हेल्थ प्रॉब्लम में ये एक नर्स मैडम है एक छोटे से बच्चे का चेकअप कर रही है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम का एक दूसरा पिक आपके सामने प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, बात करते हैं एसिड रेन की। तो आपको मैं अब प्रॉब्लम बता रहा हूं, एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी ओजोन वाला, दूसरा प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की वजह से जो कुछ होता है तो उसको अपन लोग एसिड रेन बोलते हैं बच्चों। एसिड रेन को प्लीज अच्छे से समझना क्योंकि ये एग्जामिनेशन पे आपसे पूछे जाते हैं कि एसिड रेन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और किस तरीके से एसिड रेन आते हैं। ओके, तो देखिए, the poisonous gases like the sulfur dioxide and nitrogen oxide that is released by the industry by burning the fossil fuel, by the vehicle etc. go to the atmosphere and pollute it. Okay, that means जो poisonous gases हैं जो रिलीज होते हैं आपके सच एज द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, ये सारे ऑक्साइड यदि रिलीज होते हैं किसके द्वारा बच्चों, इंडस्ट्री के द्वारा, फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से। फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से दैट मीन्स पेट्रोल की जलने की वजह से, कैरोसिन की जलने की वजह से, डीजल की जलने की वजह से ये सारा रिलीज होते हैं आर गो टू द एटमॉस्फेयर। और ये कहाँ चले जाते हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं और उसको पॉल्यूटेंट कर देते हैं, उसको पॉल्यूशन बना देते हैं। द सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में और नाइट्रिक एसिड बना लेता है। और दीज एसिड गेट डिसॉल्व विद द रेन वाटर, और ये एसिड जो है आपके रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और जब फॉल डाउन होते हैं किसमें, अर्थ में, तो वो एसिड के फॉर्म पर फॉल डाउन होते हैं जिसको अपन लोग एसिड रेन बोलते हैं। अब इसको आसान लैंग्वेज में समझने के लिए समझिए, ये कुछ गैसेस हैं जो इंडस्ट्री द्वारा रिलीज किए गए जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लिख देंगे सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा लिख देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीन ऑक्साइडों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर जो है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जितने भी पानी सोखे जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ा करके ऊपर ले जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स में बदले रहते हैं, तो ये ऊपर जाते हैं ये सारे गैसेस और किससे रिएक्ट करते हैं बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करते हैं जो कि बादल में पहले से प्रेजेंट है। किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद अपने आप को एसिड में बदल देते हैं। कैसे, किस तरीके से बदल देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो है H2SO4 बना लेता है जिसको आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ऊपर जाकर के क्या बना लेता है, HNO3 बना लेता है, दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड। ओके, और ये आपका बना लेगा H2SO CO
3, दैट मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये 3 अलग अलग तरीके के एसिड यहाँ बन के तैयार हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, और ये सारा के सारा एसिड आपके रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं और फॉलिंग डाउन हो जाते हैं अर्थ में। और जैसे ही फॉलिंग डाउन अर्थ में होते हैं तो आपके फसलों को नुकसान करते हैं, एक्वेटिक एनिमल को नुकसान करते हैं और इंसानों को भी नुकसान करते हैं। आप सोच सकते हो कि एसिड का कितना ज़्यादा प्रकोप होता है। ओके, तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि सारे गैसेस ऊपर जाती हैं और ऊपर आपके पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट उनके साथ में रिएक्ट करती हैं और अलग अलग तरीके के एसिड बना लेती हैं, और जो रेन वाटर के साथ में मिक्स होकर के ज़मीन पर दोबारा गिरती हैं, जिसकी वजह से आपका एक्वेटिक एनिमल को नुकसान होता है, फिशेस मर जाते हैं, स्किन डिसीज होते हैं। ओके, और बहुत सारे चीज़ें इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, और इस प्रोसेस को अपन लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। दूसरी समस्या हमने एयर पोल्यूशन के वजह से होने वाले में बात की, आगे बात करते हैं। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। बहुत बढ़िया, हमने अभी एसिड रेन को पढ़ा, अब उसका इफेक्ट क्या है, वह किस तरीके से समस्या को पैदा करता है उसको देखेंगे। डायरेक्ट डैमेज टू द लीव एंड द रूट, दैट मीन्स जो प्लांट रहते हैं उसके लीव को और उसके प्लांट के रूट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं, डायरेक्ट डैमेज करते हैं। उसकी वजह से प्लांट और रूट धीरे धीरे सूखने लगते हैं और एक दिन मर जाते हैं। ट्रीज गेट वीकेंड एंड द ईटन बाय द इंसेक्ट। ओके, और जो ट्रीज है, यदि ट्रीज के ऊपर पड़े, ट्रीज के ऊपर, वृक्षों के ऊपर आकर के ये एसिड रेन पड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो आपके ट्रीज हैं वह धीरे धीरे वीक होते जाते हैं और वह ईटन कर लिए जाते हैं इंसेक्टों के द्वारा, मतलब छोटे कीड़ों के द्वारा वह खा लिए जाते हैं, सड़ा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कितना नुकसान है आप एसिड का देख सकते हो। ओके, ये क्या है देखते हैं इसमें किस तरीके से आपका क्लाइमेट चेंज के लिए ये आपका एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, उसका आप लोगों के सामने ये बढ़िया डायग्राम दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कल्चर इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन, दैट मीन्स जो एसिड रेन है उसमें कल्चर किस तरीके से इफेक्ट होते हैं उसको देखिए। मार्बल और द लाइमस्टोन से बने हुए मूर्तियां बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं बच्चों इससे। एसिड ब्रेक डाउन दीज मटेरियल्स, और साथ में इन जो आपके म्यूजियम में रखे गए आपके कल्चरल थिंग्स हैं उन सबको एसिड रेन बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। आगे देखिए। ओके, मैनी फेमस बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज लाइक। ओके, और साथ में एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन किसकी वजह से हुआ, एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ, और एसिड रेन की वजह से जो आपके फेमस बिल्डिंग है जैसे कि आपका ताजमहल, जैसे कि आपका क्या लिखा हुआ है पार्थेनॉन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है इनको। ओके, ताजमहल को भी एसिड रेन से बहुत नुकसान है और पार्थेनॉन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। साथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एसिड रेन की वजह से। लॉस ऑफ द एंटार्क्टिक डिटेल इन एक्रोपोलिस। ओके, तो एक्रोपोलिस के जो एंटार्क्टिक डिटेल्स हैं उनकी भी हमें लॉस देखने को मिलती है एसिड रेन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। द केस स्टडी ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के बारे में केस स्टडी बताया गया है आपके इस लास्ट वाले चैप्टर में केस स्टडी है। क्या दिखा गया है, द ताजमहल विच आर लोकेटेड इन द आगरा नियर द दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मेड बाय द प्योर वाइट मार्बल। ओके, जो ताजमहल है बच्चों वह आपका दिल्ली के करीब है। ओके, और आगरा में प्रेजेंट है। ये बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल मोमेंटम है जो कि पूरी तरीके से प्योर और वाइट मार्बल से बनाई गई थी। ओके, द एक्सपर्ट हैव वार्न्ड that the air pollution around Taj Mahal area is discoloring its white marble and also corrode it slowly। ओके, तो जो फेमस एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने कहा कि आगरा के चारों ओर एयर पोल्यूशन के लेवल का बढ़ना, उसका इंक्रीज होना, ओके, ये क्या करता है आपके जो ताजमहल के एरिया हैं, एरिया के चारों ओर ये प्रेजेंस है, ये पूरे पॉल्यूटेंट गैसेस, ये वाइट मार्बल को धीरे धीरे कोरेट कर रही हैं, स्लोवली जंग लगा रही हैं, कोरेट कर रही हैं। दिस प्रोसेस इज थ्रीट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, और लगातार इस तरीके से यदि ताजमहल धीरे धीरे कोरेट होता गया तो जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी खूबसूरती है, वह धीरे धीरे क्या होते जाएगी, निखरान से बिखरान की ओर चलता चला जाएगा।
Okay, the acid present in the rain as react with the white marble and correct it slowly. तो जो एसिड रेन है वह रिएक्ट करता है रेन वाटर एसिड के रेन के साथ में, और जो वाइट मार्बल है उसको धीरे धीरे करेक्ट कर रहा है। तो ये एक केस स्टडी है और एक्सपर्ट की बात हमें माननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम कम एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करें या पॉल्यूट करें। ओके, द ताजमहल इज अ गुड स्टेटस, ओके, गुड स्टेट अनएफेक्टेड बाय द एसिड रेन। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हो आप लोग, अच्छे से दिखाया गया है ताजमहल का सीन। आगे बढ़ते हैं। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए किस तरीके से जो आपका एयर पॉल्यूशन है वह रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, carbon dioxide gas present in the atmosphere allow the heat ray of the sun to pass through it and reach the earth, but prevent the heat rays reflected from the earth's surface and its object from passing out of the atmosphere into the space. In this way the heat rays remain trapped in the earth atmosphere and the warming up of the earth's atmosphere due to the trapping of the heat rays by carbon dioxide gas in the atmosphere is called the greenhouse effect. चलिए, जो आपका ये इतना बड़ा सा दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल है एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सन से आने वाले जो रेसेस रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई वेवलेंथ वाले होते हैं। तो हाई वेवलेंथ होने की वजह से ये तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आ जाते हैं, पॉल्यूटेंट वाले एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके तो आ जाते हैं, बट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन टाइम जब वह रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ से टकरा करके तब वह एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो वेवलेंथ है वह कमज़ोर हो चुकी होती है और इसी वजह से धीरे धीरे पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म करते रहते हैं और एटमॉस्फेयर पे गर्म होने से जो आपका अर्थ है उसकी भी टेम्परेचर लगातार बढ़ती है। ओके, और बढ़ती है और इसी प्रोसेस को अपन लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए कैसे, आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए इसी में देख लेते हैं। दैट इज़ योर सन। ओके, ये सन है। सन से आपका बहुत सारे रेसेस निकलते हैं, मैंने कई बार अभी बताया, जैसे कि यूवी रेसेस जिसको क्या अल्ट्रा वायलेट रेसेस भी बोलते हो, और दूसरा बोलते हैं इंफ्रा रेसेस। ओके, तो ये गैसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और आपको पता है कि ये गैसेस जो हैं आपके ओजोन लेयर द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, वो नीचे तक ज़मीन तक आते ही नहीं हैं ओजोन लेयर द्वारा। ओके, अब देखिए ये रेसेस यदि हाई वेवलेंथ के हैं और ये ज़मीन पर आते हैं बच्चों, ओके, यदि ज़मीन पर ये आते हैं तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्रॉस कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लेते हैं। क्यों क्रॉस कर लेते हैं? जबकि पहले मैंने अभी बताया कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर है, एयर पोल्यूशन की वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर है उसकी जो एयर पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वह हाई हो चुकी है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, ना जाने और कितने पॉल्यूटेंट गैसेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये रेसेस जो है हाई वेवलेंथ होने की वजह से, हाई वेवलेंथ होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके तो ज़मीन पे आ जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर या अर्थ पर हिट होने के बाद ये दोबारा रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब टकरा करके वापस जाती हैं। तो टकरा करके ये वापस जाती हैं तो ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन टाइम इनका जो वेवलेंथ है वह लो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? लो वेवलेंथ हो जाता है, और वेवलेंथ लो होने की वजह से ये आपके एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर ही नहीं पाते। और दूसरी वजह क्या? ड्यू टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर की वजह से भी ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाते और ये लगातार फिर से रिफ्लेक्ट होते हैं, फंस जाते हैं इस एरिया में और लगातार रिफ्लेक्ट होते रहते हैं और आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को लगातार गर्म करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और जब एटमॉस्फेयर गर्म होगी तो सिंपल से मतलब है कि अर्थ भी गर्म होगा, और अर्थ का लगातार टेम्परेचर में बढ़ना यही क्या है आपका ट्रिगर आउट है किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट का। और यही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहता है आपके एटमॉस्फेयर पे, जो अलाउ करता है हीट रेसेस को ऑफ द सन से कि वो पासिंग हो जाए थ्रू, उसके थ्रू पास हो जाए और आपके अर्थ में पहुंच जाए, बट प्रिवेंट द हीट रेसेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह प्रिवेंट करता है, रोकता है उन हीट रेसेस को रिफ्लेक्शन
टाइम पे, अर्थ से सरफेस से बाहर निकलते टाइम पे, और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पासिंग आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस, जिससे होकर के वह आपके एटमॉस्फेयर से होकर के स्पेस में चले जाएं, तो इस क्रिया को होने से वह रोकता है, इस प्रोसेस को होने से कार्बन डाइऑक्साइड रोकता है। और इन दिस वे द हीट रेसेस रिमेन ट्रैप्ड, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है जो हीट है वह आपके ट्रैप्ड हो जाते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर पे रुक जाते हैं। ओके, और इस तरीके से एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे वार्म इट अप करने लगते हैं, गर्म करने लगते हैं। ओके, द वार्मिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, लगातार अर्थ एटमॉस्फेयर का गर्म होना किसको ट्रैप करता है, हीट रेसेस को ट्रैप करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा यह आपके एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, और एटमॉस्फेयर के साथ में अर्थ के लेवल को भी गर्म करती है, और इसको अपन लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन, बहुत बड़ी बात है कि अब बात हमने एयर पोल्यूशन की कर ली। एयर पोल्यूशन होता कैसे है, किस तरीके से यह रिस्पॉन्सिबल है, और किन किन तरीकों की समस्याओं को यह पैदा करता है। लेकिन अब हमारे सामने ये है कि चलो इतना कुछ पढ़ा, लेकिन हमारे आप अपन इसमें और मतलब किस तरीके से इसको रोकें। ओके, इसके बारे में अपन लोग देखते हैं बच्चों। इसको रोकना, कंट्रोल करना और कुछ सावधानी बरतना सच में बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर जनरेशन के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि क्यों हमें इनको रोकनी चाहिए, इससे क्या होगा। ओके, तो बच्चों एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए मैं 3 चीज़ें आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम, आप प्लांटेशन करो, प्लांटेशन को सबसे ज़्यादा जितना हो सके बढ़ावा दीजिए। दूसरा होता है शुड बी द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कैरिकुलम, दैट मीन्स कि एयर पोल्यूशन को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा का सारा थिंग्स आपके छोटे बच्चों के सिलेबस में होनी चाहिए, जिससे जो बच्चे तैयार हों, नई पीढ़ी तैयार हो, तो फर्स्ट से ही पढ़ लिख करके पैदा हो कि आगे जा करके उन चीज़ों को वो नुकसान ना करे। तीसरा होता है शुड बी द स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल, मतलब लोगों के बीच में जानकारी फैलाइए कि एयर पोल्यूशन की वजह से ऐसे ऐसे डिसीज़ होते हैं, आपको इस तरीके से समस्याएं नहीं पैदा करनी है। और लास्ट आपका होता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, दैट मीन्स सरकार का डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट कुछ ऐसा हो जिससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो। ओके, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना जो डेवलपमेंट की जाती है उसको अपन लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट, किसी भी तरीके की कभी भी समस्याएं आप बेहिचक लिख दीजिए, ये 4 पॉइंट कभी भी नहीं कटते। ओके, अब देखते हैं आपके स्लाइड के बेसिस पर। The air pollution can be controlling by the using smokeless fuel like LPG, NPG, पाइप्ड नेचुरल गैसेस। ओके, तो जो एयर पोल्यूशन के लेवल है बच्चों, उसको हम यूजली आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वह ये है कि जो ऐसे चीज़ों को अपन लोग फॉसल फ्यूल का यूज़ करें जो स्मोकलेस हो, स्मोकलेस हो मतलब जिससे धुआं ना निकलता हो। ओके, जैसे कि आप बात करोगे LPG की, दैट मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, इसके थ्रू भी आपका वो नहीं निकलता, स्मोक नहीं निकलता। PNG की, ओके, और नेचुरल गैसेस की यूज़ कर सकते हो, CNG की यूज़ कर सकते हो। PNG नहीं, CNG होना चाहिए था, CNG। ओके, दूसरा क्या है, सोलर वाटर हीटर शुड बी आल्सो इंस्टॉल्ड टू कंटेन हॉट वाटर। ओके, और साथ में गर्म पानी करने के लिए, हॉट वाटर को कंटेन करने के लिए आप सोलर वाटर हीटर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, द एयर पोल्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूजिंग CNG। ओके, तो जो एयर पोल्यूशन होते हैं किसके द्वारा, मोटर व्हीकल के चलने की वजह से, ट्रांसपोर्ट के चलने की वजह से, तो यदि उसकी जगह पर अपन लोग CNG गैस यूज़ करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें, तो ऐसे केसेस पर भी हम एयर पोल्यूशन के लेवल को लगातार डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एयर पोल्यूशन फ्रॉम द फैक्ट्री, जो ऐसे एयर पोल्यूशन जो कि फैक्ट्री से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, थर्मल पावर से निकलते हैं, ओके, स्टेशन से निकलते हैं, ऑयल रिफाइनरीज से निकल सकते हैं, कैन बी कंट्रोल बाय द वॉशिंग देयर स्मोक एंड वेस्ट गैस विद जस्ट ऑफ द वार, जेट ऑफ द वार। ओके, तो यहाँ बोला गया है कि इनसे निकलने वाले जो कंट्रोल किया जा सकता है, इन सारे अनवांटेड चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है बाय वॉशिंग देयर स्मोक, उनके स्मोक को धुल करके, उनके स्मोकों को धुल करके नहीं, उन स्मोकों को प्योर कर करके, और वाटर जो गैसेस रहते हैं, वेस्ट गैसेस रहती हैं, उसको विथ द जेट ऑफ द वाटर के थ्रू। नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग मेथड है भाई क्या बोलता है आपका, द एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय द यूजिंग नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स, और जो एयर पोल्यूशन है उसको अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे चीज़ों का यूज़ करके जो कि पॉल्यूशन को बढ़ावा ना देते हों। सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम उस बड़ा एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन चीज़ों को यूज़ करके अपन लोग जो एयर पोल्यूशन के लेवल को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम कर सकते हैं बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पॉल्यूशन के बारे में समझा, पॉल्यूशन पे अपन लोगों ने एयर के बारे में बिल्कुल फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक के पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। अब हमारे पास जो बचा हुआ हिस्सा है वह आपका वाटर पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से कंट्रोलिंग ऑफ द एयर पोल्यूशन, किस तरीके से कंट्रोल करना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड ऑफ द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का जो पूरा टॉपिक था वह यहाँ आकर के कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस ओके, आवर रोल इन द कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। अब हमारा क्या रोल है, हम क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो देखिए, वी शुड नॉट बर्न ड्राई लीव्स, हमें सूखी पत्तियां नहीं जलानी है, पेपर्स को नहीं जलाना है, गार्बेज को नहीं जलाना है ओपन में। ओके, वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें जितना हो सके इलेक्ट्रिसिटी बचानी है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, जितना हो सके हमें प्लांटेशन करना है। ओके, वी शुड यूज द यूटिलाइज्ड द प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल इज मेकिंग यूजफुल मटेरियल। ओके, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम प्लास्टिक वाले चीज़ों का यूज़ कम करना है। ओके, उसको यूटिलाइज करनी है। वी शुड यूज़ द व्हीकल फॉर कवरिंग द शॉर्ट डिस्टेंस, पास वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए, पास की यात्रा कंप्लीट करने के लिए हमें व्हीकल यूज़ करनी है। ओके, वी शुड यूज़ द 4Rs। ओके, और हमें जो है 4Rs का यूज़ करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 4Rs? 4Rs इज नथिंग बट द रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल और रिकवर। दैट मीन्स एक ही चीज़ का बार बार यूज़ करो। उन चीज़ों का जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है उसके यूज़ को कम करिए। रिसाइकिल का मतलब होता है ऐसे सारे चीज़ें जिनको दोबारा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है उनको रिसाइकिल के लिए भेजिए। नेक्स्ट क्या है, रिकवर करिए, जो आपने नुकसान पहुंचाया है एनवायरनमेंट को उसको दोबारा वापस लाइए, रिकवर करिए। तो इसके थ्रू जो है अपन वाटर जो एयर पोल्यूशन है उसको रोक सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ से आपका नया स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, दैट इज़ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन पे कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने हैं। ओके, यहाँ देखिए, मच वॉट हैपन टू द होम, टू माई होम, मेरे घर में ये क्या हो रहा है, ये वाला डायग्राम बोल रहा है। इट इज़ अ डैमेज ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन, और जो फिश है, मच्छी है, वह बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई है ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन की वजह से। ओके, देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन होता क्या है, किन किन तरीकों के समस्याओं को पैदा करता है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो तीन चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट शामिल करेंगे। मोस्ट ऑफ द वाटर वी यूज कम फ्रॉम द रिवर एंड द लेक एवरी डे, मैनी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस आर द थ्रोन इनटू द रिवर और लेक। ओके, तो ज़्यादातर जो हम वाटर का सोर्स है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, अपन लोग किनका यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का, रिवर का, लेक का, ओके, पॉन्ड का। ओके, हर एक दिन हम ना जाने उन सारे चीज़ों में, उन सोर्स, वाटर सोर्स में ना जाने अनवांटेड चीज़, हार्मफुल सब्सटेंस कितने ज़्यादा उसमें फेंक देते हैं, थ्रोन आउट कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। देखिए आप, इसमें दो मैं चीज़ें आपको जिक्र करना चाहता हूँ। एक गंगा नदी, जिसमें ना जाने संसार के कितने सारे लोग, जितने लोग मरते हैं उनकी डेथ बॉडी को, उनकी डेथ अस्थियों को जाकर के वहाँ सराया जाता है, फेंका जाता है, डेथ बॉडी को फेंक दी जाती है। जो बड़े बड़े रिवर हैं, जैसे हमारे यहाँ नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर में डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए कि जो ड्रेन सिस्टम बनाई गई है, जिसके थ्रू नालियों का पानी पूरा जाकर के नर्मदा में जाकर के मिलता है। कोई ऐसा टेक्निक यूज़ नहीं किया जा सकता क्या कि वो नर्मदा में ना मिले। ओके, इससे आप जो है पूरे इतने सारे कूड़े कचकड़े, इतने सारे पेशाब नालियों के सारा पानी को जाकर के आप नर्मदा में मिला देते हो। ओके, इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए बच्चों। तो हम जाकर के कहीं ना कहीं प्योर वाटर के जो सोर्स सिस्टम है उसमें जाकर के इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, फेंक देते हैं। दिस मेक द वाटर ऑफ द रिवर एंड द लेक अनप्योर। और इस तरीके के जो हमारी छोटी छोटी एक्टिविटी है वह रिवर को, लेक को, वाटर को, ओके, ये क्या करती है, इम्प्योर करती रहती है धीरे धीरे। एंड वी से दैट द वाटर हैज़ बीन द पॉल्यूटेड, और हम इसको कहते हैं कि वाटर तो क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया, वाटर तो प्रदूषण हो गया, वो पानी को तो प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया। ओके, द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर, रिवर, लेक एंड द पॉन्ड्स एक्सेट्रा विद द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंट कॉल्ड द वाटर पॉल्यूशन। और इसी अनवांटेड सब्सटेंट का और हार्मफुल सब्सटेंट का लगातार आपके रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में और सोर्स ऑफ वाटर के सिस्टम में आकर के कंटेमिनेशन होना, इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, आपका वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेंट व्हेन इट्स बिकम द अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग और बाथिंग। तो हम वाटर को पॉल्यूटेंट कब कहते हैं, किसी भी वाटर को हम पॉल्यूटेंट तब कहते हैं या वाटर बॉडी को पॉल्यूटेंट तब कहते हैं जब वह हमारे लिए पीने योग्य न रह जाए और जब वह हमारे लिए नहाने योग्य न रह हो जाए। ओके,
तो नहाने योग्य नहीं रह जाता, पीने योग्य भी नहीं रह जाता, अनफिट रहता है ड्रिंकिंग के लिए और नहाने के लिए। द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंट विच मेक द वाटर इम्प्योर आर कॉल्ड द वाटर पॉल्यूशन। और जो इन्हीं अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंटों का वाटर के साथ में मिक्स हो जाना ही क्या कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम देखें तो द सब्सटेंस विच पॉल्यूटेंट वाटर आर कॉल्ड द वाटर पॉल्यूटेंट। ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर को पॉल्यूशन फैलाते हैं या बढ़ाते हैं उसको अपन लोग वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। और पॉल्यूटेंट मेक्स द वाटर इम्प्योर, और यही पॉल्यूटेंट जो है वाटर को इम्प्योर करते हैं। द मेजर पॉल्यूटेंट विच कॉज वाटर पॉल्यूशन आर द सीवेज। और सबसे ज्यादा यदि किसी की वजह से वाटर में पॉल्यूशन होता है तो उसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चों, सीवेज की। सीवेज सिस्टम का, फर्टिलाइजेशन का ज्यादा यूज होना, पेस्टिसाइड्स का प्लांटों में ज्यादा यूज करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो है ये सारी चीजें वाटर पॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं वाटर पॉल्यूशन को। ऑल दीज वाटर पॉल्यूटेंट आर द हार्मफुल एंड द डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग। और साथ में ये सारा जो वाटर पॉल्यूटेंट है वह बहुत ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस है। किसके लिए बच्चों, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओके, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सम पॉल्यूटेंट कैन इवन कॉज डेथ। और कुछ पॉल्यूटेंट तो ऐसे होते हैं जो वाटर मिलने के बाद इंसानों की, जानवरों की मृत्यु कर देते हैं, डेथ कर देते हैं। हॉट वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट से गर्म पानी एंड द इंडस्ट्रियल इज आल्सो द कॉन्सिडर पॉल्यूटेंट। और इंडस्ट्री की वजह से भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट वाटर में मिलते हैं। दिस इज द बिकॉज वेरी हॉट वाटर आर कमिंग फ्रॉम द पावर प्लांट। इसलिए होता है कि जब कभी भी कोई बहुत ज़्यादा गर्म पानी पावर प्लांट से आकर के, इंडस्ट्री से आकर के, और यदि रिवर में छोड़े जाते हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं और लेक में डिस्चार्ज किए जाते हैं, इट्स राइज द टेम्परेचर। वह जो है रिवर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द रिवर वाटर हैज़ टू बी एडवर्स इफेक्टेड टू द एनिमल एंड द प्लांट लिविंग इट। ओके, तो यही पावर प्लांट से आने वाले गर्म पानी, इंडस्ट्री से आने वाले गर्म पानी जब कोई इसी नदी नाले में मिला दिए जाते हैं तो प्लांट, उस लेक में, उस रिवर में, उस तालाब में रहने वाले प्लांट कैटेगरी, प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों। ओके, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वहाँ धीरे धीरे उनकी मृत्यु होने लगती है। सोर्स क्या है, कॉज क्या है, किसकी वजह से ऐसा होता है, कैसे होता है और सोर्स कहाँ से होता है। देखिए, टॉक्सिक सब्सटेंट डिजॉल्व होते हैं वाटर के साथ में, गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड। ओके, तो यहाँ बोला गया है बच्चों कि जो खतरनाक आपके सब्सटेंसेस हैं वो पानी के साथ मिलने की वजह से, ओके, डिपॉजिट होने की वजह से, टॉक्सिक सब्सटेंट आउट इंटर लेक, जो टॉक्सिक सब्सटेंट है वह आपके लेक में इंटर हो जाता है, रिवर में इंटर हो जाता है, स्ट्रीम एक्सेट्रा। पॉल्यूटेंट गो डाउन इनटू द ग्राउंड, और जो पॉल्यूटेंट है वह क्या है आपका, गो डाउन हो जाता है किसके, ग्राउंड के अंदर, और वह आपके ट्यूबवेल यानी ग्राउंड वाटर को भी नुकसान करता है। नेक्स्ट क्या है, सोर्स क्या है, सिटी सीवेज की वजह से। सिटी सीवेज में सही तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ना होना बड़े बड़े सिटियों में, ओके, उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्री किस तरीके से वेस्ट को निकालती है और पूरे जाकर नदी नालों तालाबों में फेंक दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्ले करते हैं ये वाटर पॉल्यूशन को ट्रिगर आउट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सम क्वेश्चन, अब आपको सामने कुछ क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन है आप बताइए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें आप लोग बोलोगे बच्चों मेथेन, नहीं मेथेन नहीं, नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस, हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, मेथेन। ओके, इसका क्या रहेगा आंसर, देखते हैं अपन लोग। दूसरा पढ़ते हैं, ड्रिंकिंग वाटर कैन बी मेड एब्सोल्युटली सेफ बाय एडिंग सम। ओके, तो यहाँ बोला गया कि ड्रिंकिंग वाटर किस तरीके से साफ हो सकती है यदि हम उसमें किसी चीज़ को मिला दें। तो क्या है, एस्पिरिन टैबलेट मिलाई जाती है, क्लोरीन के टैबलेट मिलानी चाहिए, आयोडीन के टैबलेट मिलानी चाहिए और क्लोरोफिल टैबलेट मिलानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन टैबलेट मिला दिए जाते हैं, तब वह हमारे पीने योग्य पानी हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोड्यूसिंग एसिड रेन, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है एसिड रेन के लिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ मेरे ख्याल से आना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके, इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, और फर्स्ट में क्या है आ जाएगा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेस में से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, दैट इज अ मेथेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ओके, ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, कर लेते। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉल्यूटेंट एयर विच कंट्रीब्यूट इन द एसिड रेन, वह कौन सा गैस है
जो कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉल्यूटेड एयर विच कॉन्स्ट्रीब्यूट इन द एसिड रेन, कौन सा है जिसकी वजह से एसिड रेन कॉन्स्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्या है, द excessive use of one of the following can cause the death of the fish in the pond by the oxygen starvation, this one is okay। तो इसमें starvation की वजह से किस herbicides, manure, pesticides और fertilizers, तो इसमें आ जाएगा आपका ये आ जाएगी cause the death, okay that is the fertilizers। okay, fertilizers मतलब chemical fertilizers की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, एनी क्वारीज, कोई क्वेश्चन है आपके सामने? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब बात करते हैं बच्चों, एक चीज़ यहाँ छोड़ दिया कि हाउ टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन, कैसे वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखना 4 थिंग, यही वो बताया। पहला तो प्लांटेशन जो है हर किसी का जो जड़ है उसको ख़त्म करता है। दूसरा, शुड बी द पार्ट ऑफ स्टूडेंट करिकुलम, मतलब स्टूडेंट बच्चों की किताब में इसकी शिक्षा देने जानी चाहिए। शुड बी द पार्ट ऑफ स्टूडेंट कैरिकुलम का हिस्सा हो। तीसरा क्या है आपका बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, दैट इज़ द स्प्रेडिंग अवेयरनेस, मतलब लोगों के बीच में जानकारी फैलाई, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो ये 4 पॉइंट, जब कभी भी किस तरीके की समस्या हो उन सारे समस्याओं में इन 4 पॉइंटों को प्रिवेंटिव मेथड में लिख दीजिए, आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होते। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, थैंक यू।